इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकालने और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह दी है। कुछ घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की थी। इजराइल ने तेहरान पर 16 जून की रात कई बार एयर स्ट्राइक की। वहीं ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा है कि अयातुल्लाह खामेनी की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। तेल अवीव, हाइफा और पेटाह टिकवा पर ईरानी हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों घायल हुए हैं। जान गंवाने वाले इजरायली नागरिकों की तादाद 20 से ज्यादा हो गई है। वहीं इजरायली हमलों में मरने वाले ईरानी नागरिकों की संख्या भी 200 से बढ़ गई है। ईरान के हमले और युद्ध के और भड़कने की आशंका को देखते हुए ईरान में अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग ईरान की राजधानी तेहरान से तुर्की और अजरबैजान के रास्ते बाहर जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध से लगातार हालात ईरान में बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय के फंसे होने की आशंका है, जिनमें करीब 1500 छात्र बताए जा रहे हैं जो ईरान की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। 16 जून की रात को करीब 110 भारतीयों का पहला बैच आर्मेनिया बॉर्डर पर पहुंचा, जहां से इन सभी नागरिकों को भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर लाने के मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने एक बयान में कहा है, तेहरान में भारतीय छात्रों को दूतावास द्वारा की गई व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर ले जाया गया है। जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग अपने संसाधनों से तेहरान से निकल सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी गई है। अलग से कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा से ईरान छोड़ने की सुविधा दी गई है। दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। आगे की स्थिति को देखते हुए आने वाले वक्त में एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। इस बीच ईरान की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों समेत भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर दिए जाने की भी खबर है। हालांकि परिजनों की चिंता लगातार बनी हुई है। मेरी बेटी शेराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, क्योंकि वहाँ इसराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसकी वजह से हम टेंशन में हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो हमारे उनके साथ ठीक तरह से बात नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेड है, नेट वगैरह नहीं, बीच बीच में वीपीएन वगैरह चल रहा है, तो मुश्किल से बात हो पा रही है। मेरी आज लास्ट बात दिन को दोपहर 12 बजे मेरी बेटी से हुई है। उन्हें बोला हम 2-3 दिन उसे सोए नहीं है, यहाँ आसपास के हालात ठीक नहीं, धमाके वगैरह हो रहे हैं। अब वो इन टच है एम्बेसी वालों के। एम्बेसी वालों ने उनको बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी सेफर प्लेस पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। अब सुनने में आया कि कुछ बच्चों को जो शाहिद बेहस्ती में पढ़े उनको आर्मेनिया शिफ्ट किया गया है। तेहरान में से कुछ बच्चों को कुम शिफ्ट किया गया है। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर से, कि हमारे बच्चों को सेफर प्लेस पर शिफ्ट किया जाए। क्या अपील रहेगी आपको गवर्नमेंट? हमारी यही अपील रहेगी कि हमारे बच्चों को वहां सेफर प्लेस पर शिफ्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आया आपको? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। अब एम्बेसी वाले इन टच हैं बच्चों के साथ, उन्होंने उनको कांटेक्ट वगैरह दिया है, उनको बोला है कि आप रेडी रहिए, पासपोर्ट वगैरह आप रेडी रखिए, जैसे हमको लगेगा हम आपको शिफ्ट करेंगे। हम यही इस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको पता है अभी इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे कश्मीर के स्टूडेंट्स और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पीएम नरेंद्र मोदी से और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से कि प्लीज सर इन बच्चों को जल्दी से इंडिया लाया जाए। तो जो आपके बच्चे आपसे उनके साथ बात हो गई, क्या जी बात हो रही है? कल भी हुई थी और अर्ली मॉर्निंग भी हुई थी। जैसे 5 मिनट्स वहाँ पर मुझे उसके साथ टॉक हुई, उसके बाद नेट की इशू है, वही प्रॉब्लम है, वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है। तो अभी वहाँ पर वो सेफ एरिया में उनको आज उनको रिलोकेट किया, तो अभी मेरे को सुबह मॉर्निंग में आया कि उनको आधे घंटे 1 घंटे के बाद रिलोकेट दूसरी जगह किया जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़ चुके हैं। वे वॉशिंगटन लौट रहे हैं।
ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही वापस लौटने का फैसला किया। राष्ट्रपति ट्रंप की वतन वापसी पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई अहम मुद्दों पर फोकस करने के लिए ट्रंप वापस आ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और अभी हाल के समय में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए और इजराइल के द्वारा ये जो हमला ईरान के ऊपर किया गया उसके पीछे का तर्क ये इजराइल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है, लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान के को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। जी, जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप
अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है, तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। Rising Israel-Iran conflict, India faces growing threats to its energy security, trade routes and commercial ties. GTRI. जी, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपने एक बयान में ये कहा है कि यद्यपि कि भारत इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में सीधा शामिल नहीं है, लेकिन यदि ये दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है, एक फुल फ्लेजेड वॉर में अगर ये तब्दील हो जाता है, इसका फर्दर एस्केलेशन होता है, तो ऐसे में भारत के हित भी प्रभावित होंगे। और